नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर सिंध के निगरान वज़ीर आला बन जाएंगे। जस्टिस मकबूल बाकिर एक मुनफरिद शख्सियत और करियर के हामिल रहे हैं और यही खासियत उनकी मुश्किलात और साथ ही कामयाबियों की भी वजह रही है। जिन दिनों मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर थी, उस वक्त जस्टिस मकबूल बाकिर ने बेखौफ होकर दहशतगर्दों और उनकी कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त फैसले दिए और ख़ुद उनकी हिट लिस्ट पर आ गए। उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया और वो बम धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गए। फिर एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का अमल अपने उरूज पर था, नैब को सियासी इंजीनियरिंग के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस वक्त भी एक दफ़ा फिर जस्टिस मकबूल बाकिर उन चंद जजेस में शामिल थे जो सामने आए और फैसले दिए। उन्होंने एक ऐसा लैंडमार्क फैसला भी दिया कि जिसने नैब के कंडक्ट पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, उसकी असलियत खोल कर रख दी। जिसके बाद नैब जिनकी ईमा पर काम कर रहा था, वो भी नैब की कार्रवाइयों पर तनकीद करने लगे। फिर जिन दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि खुद सुप्रीम कोर्ट के ही एक सीनियर जज को इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर इमरान खान की हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बनाया और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने साथी जज का साथ देने के बजाय उनके खिलाफ हो गए थे, तो एक दफ़ा फिर जस्टिस मकबूल बाकिर ही थे जो उस लाइन में नहीं खड़े हुए जहां अक्सरियत थी, बल्कि वो उस लाइन में खड़े हो गए जहां उन समय चंद दीगर जजेस अपने साथी जज के खिलाफ इस घिनौनी साजिश को पहचान गए थे और फिर वो इस साजिश के खिलाफ आखिर तक डटे रहे। जस्टिस मकबूल बाकिर 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज तैनात हुए। फिर वो एक काबिल और निडर जज के तौर पर पहचाने जाने लगे। 2013 में उन्होंने मुल्क में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त फैसले दिए थे, जिसके बाद वो खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की हिट लिस्ट पर आ गए। उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गईं और एक दिन वो धमकियां हकीकत में बदल गईं। दहशतगर्दों ने कराची में उनके काफिले को टारगेट किया, मगर जस्टिस मकबूल बाकिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए। 26 जून 2013 को जस्टिस मकबूल बाकिर का काफिला सिंध हाई कोर्ट की तरफ जाते हुए बंस रोड से गुजर रहा था कि करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल एक जोरदार और शदीद धमाके से फट गई, जिसके बाद जस्टिस मकबूल बाकिर के ड्राइवर और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए और खुद जस्टिस मकबूल बाकिर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मौजूदा तौर पर उनकी जान बच गई। फिर उसी दिन कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के बयान के मुताबिक, हम सिंध हाई कोर्ट के जज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे। जिस मकबूल बाकिर कुछ महीने ज़ेर इलाज रहे और उसके बाद दोबारा सिंध हाई कोर्ट में अपनी खिदमत जारी रखी और फिर सितंबर 2013 में उन्हें सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया, जिसके बाद फरवरी 2015 तक वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती कर दी गई, जहां उन्होंने 7 साल में कई मिसाली और तारीखी फैसले दिए और वक्त के चीफ जस्टिस से उनके इख्तलाफात भी होते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस पर उन्होंने जो उसूली पोजीशन ली, वो भी बहुत अहम साबित हुई। वो शुरू से ही इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े नजर आए। मई 2019 में जब यह रेफरेंस फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, तो तवील समातों के बाद 10 रुकनी बेंच ने यह रेफरेंस खारिज तो कर दिया था, मगर 7 जजेस ने यह फैसला भी दे दिया था कि FBR जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों के असासों की तहकीकात करे। FBR की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। मगर 3 जजेस, जिनमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना के असासों की FBR से तहकीकात कराने से इख्तिलाफ किया और लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस काबिल समात नहीं हैं, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया जाए। इन रेफरेंसेस के जरिए अदलिया की आईनी आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अदालत यह करार दे कि रेफरेंस प्रॉक्सी की तरफ से दायर किया गया और यह काबिल समात नहीं है जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता। फिर 4 माह बाद जस्टिस मकबूल बाकिर का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के पीछे असल मुहरकात और साजिश पर तफसील से रोशनी डाली। जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा था कि इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बदनीयती के खदशे का इजहार किया। इससे अंदाज़ा होता है कि सदर मुमलिकत का अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कितना अहम किरदार होता है, जबकि सदर ने अपना आज़ादाना जहन इस्तेमाल नहीं किया और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। अगर सदर ने अपना आज़ादाना जहन इस्तेमाल किया होता तो उन्हें पता चलता कि एसेट रिकवरी यूनिट की जिस रिपोर्ट पर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्हिसार किया, वो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर मुनासिब और बदनीयती पर मबनी है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले उन्हें सुना नहीं गया। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा कि इस केस में बहुत संजीदा आइन से टकराव सामने आया है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। उन्होंने आज़ादाना राय नहीं बनाई। इस तरह से उन्होंने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। जस्टिस मकबूल बाकिर के नोट के मुताबिक रेफरेंस दायर करने से 2 महीने पहले हुकूमती इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और MQM ने रिकॉर्ड पर कहा
कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जज रहने के लायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखा है। यहाँ तारीखें बहुत अहम हैं। 7 मार्च 2019 को नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गईं, जबकि 10 अप्रैल 2019 को हुकूमत की प्रॉक्सी के तौर पर शिकायत कुरुंदा डोगर ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अपनी दरख्वास्त के जरिए हुकूमत ने रेफरेंस के पीछे अपने मकासद को वाज़ेह कर दिया था। ये जायदाद से मुताल्लिक सवाल ही नहीं था। इख्तिलाफी नोट पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा कि अहम बात यह है कि 20 मई को सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर दस्तखत किए और 28 मई को रेफरेंस के अहम नकात मीडिया पर लीक कर दिए गए। उस वक्त रेफरेंस की कॉपी सदर, वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, लॉ सेक्रेटरी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के पास थी। ये वाज़ेह है कि मवाद को लीक किया गया, जिससे बदनीयती जाहिर होती है। अब तक हुकूमत ने इस बात की तहकीकात नहीं कराई कि किसने ये मवाद लीक किया। इन सब हकाइक के बाद इस शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये रेफरेंस बदनीयती से निकला है, और ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की नजरसानी से गैर हाजिर रखा जाए। ये भी जस्टिस मकबूल बाकिर की इंतहाई अहम राय थी। मगर फिर यह मामला मजीद आगे बढ़ा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और कुछ दीगर दरख्वास्त गुजारों ने उनके अहल खाना के असासों की तहकीकात के मामले को FBI को भिजवाने पर नजरसानी की अपील दायर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में फिर तवील समातें हुई। और इस बार नजरसानी की अपीलों का फैसला आया तो 10 में से 6 जजेस ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हक में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को कलअदम करार दे दिया। और इन जजेस में जस्टिस मकबूल बाकिर भी शामिल थे, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक जस्टिस काजी फैज़ ईसा का साथ दिया था। फिर बाद में खुद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन PTI इमरान खान और PTI हुकूमत के दीगर अरकान ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक जो बयानात दिए, उनसे जस्टिस मकबूल बाकिर और दीगर जजेस की राय की तौसीक हो गई और वो दुरुस्त साबित हो गए। इमरान खान ने गलती मानी और कहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस से गलती थी और जो किया वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया। और फिर सदर मुमलिकत ने भी कह दिया कि अगर इमरान खान समझते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी ये नहीं करना चाहिए था। एक जज को इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर टारगेट किया, बाद में कह दिया कि उनके कहने पर टारगेट किया था, और यही तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ की बात करती है। जैसे मकबूल बाकिर जितना अरसा सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देते रहे, उन्होंने कई दीगर अहम फैसले भी दिए। उन फैसलों में उनका वो फैसला भी शामिल है जो उन्होंने नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की नैब के केस में ज़मानत मंजूर करते हुए दिया था। उस वक्त PTI की हुकूमत थी और नैब पर सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने का इल्ज़ाम लग रहा था। खुद सुप्रीम कोर्ट नैब की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी। हाई कोर्ट से ज़मानत के फैसले आ रहे थे, मगर अदालतों के फैसले एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रख रहे थे। और ऐसे में जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने फैसले में नैब के किरदार पर सख्त सवाल उठाए कि मौजूदा केस बुनियादी हुकूक को रोंदने की एक क्लासिक मिसाल है, जिसमें आज़ादी से गैर कानूनी तौर पर महरूम रखा गया, इंसानी वक़ार को नज़रअंदाज किया गया। इस पूरे केस में नैब के कंडक्ट से पता चलता है कि नैब ने वाज़े तौर पर कानून, इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। नैब ऑर्डिनेंस अपने जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया था। बड़े पैमाने पर तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़े तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। जैसे मकबूल बाकिर के इस फैसले का इतना असर हुआ कि खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर से भी नैब के कंडक्ट पर सवाल उठाए जाने लगे। उस वक्त के वजीर तालीम शफकत महमूद ने भी नैब पर तनकीद कर दी। इसके अलावा गुज़िश्ता साल अप्रैल में अपनी रिटायरमेंट के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस मकबूल बाकिर ने अदलिया से मुतालिक अपना मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराया और उनका कहना था कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अदलिया साइलीन की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकी। मैं समझता हूँ कि आईनी जिम्मेदारी के दौरान सियासी और समाजी वाबस्तगियाँ आड़े नहीं आनी चाहिए। ये तबाकुन होगा कि किसी भी जज की मियाद और फैसले ताकतवर हलकों की खुशनुदी से मशरूत हों। हसास नोयत के मुकदमात में मखसूस जजों को शामिल ना करने से अदलिया की आज़ादी और वक़ार मजरूह होता है। ये नामजद दिगरा वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के जुडिशल करियर का एक मुख्तसर सा जायज़ा था, जिसके ज़रिए उनकी शख्सियत के कुछ अहम पहलू हमने आपके सामने रखे हैं। मगर अब उनके कांधों पर एक और भारी जिम्मेदारी आई है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सिंध में साफ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि वो ये जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में निभाएंगे।